जो पेरियार थे इनका मूल नाम था ईवी रामास्वामी नायकर। पेरियार का मूल नाम क्या था? ईवी रामास्वामी नायकर, यानी वेंकट नायकर रामास्वामी इनका पूरा नाम था। इनके अनुयायियों के प्रति आदर प्रकट करने हेतु इन्हें पेरियार की संज्ञा दी गई। इनके अनुयायियों द्वारा जो पेरियार की संज्ञा इनके अनुयायियों द्वारा दी गई थी। इनका जन्म होता है कोयम्बटूर जिले के नायडू परिवार में, जिसे हिंदुओं में निम्न जाति का परिवार माना जाता है। उस समय ब्राह्मणवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी हिंदुत्व, वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा, हिंदू पौराणिक कथाओं का तीव्र विरोध किया गया पेरियार के द्वारा। दक्षिण भारत में हिंदी के अनिवार्य शिक्षण का विरोध करते हैं कौन? तो पेरियार। हिंदी को वहाँ अनिवार्य बनाया गया, इसका यह पेरियार द्वारा विरोध किया गया। इन्होंने जस्टिस पार्टी का गठन किया। द्रविड़ कड़गम के संस्थापक हैं पेरियार जो थे, वे द्रविड़ कड़गम जो पार्टी है इसके संस्थापक थे। 1970 में यूनेस्को द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया था पेरियार को। इनकी रचनाएं हैं वाई वेयर वोमेन इंस्लेव्ड, दूसरी पुस्तक है इनकी पेरियार ऑन बुद्धिज्म, और तीसरी पुस्तक है थॉट ऑफ पेरियार। ये तीनों इनकी रचनाएं हैं। जो पेरियार है ये खंडन करते हैं ब्राह्मणवाद का। इन्होंने देखिए, जो पेरियार है ये 1919-20 में कांग्रेस से जुड़े थे, क्योंकि ये प्रभावित हुए थे किससे? तो कांग्रेस के अस्पृश्यता उन्मूलन क्रांति जो कार्यक्रम उनके द्वारा किया गया था कांग्रेस के द्वारा, तो इससे ये प्रभावित होकर 1920 में इससे जुड़ गए। पर 1925 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। और उसके बाद देखिए, जो पेरियार हैं ये गांधी का विरोध करते हैं। इन्होंने गांधी जी का विरोध किया। और उसके बाद ये जाति के उन्मूलन की बात करते हैं। ये अमूलवादी उदारवादी विचार के समर्थक हैं। और उसके बाद ये निरीश्वरवादी, यानी ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं पेरियार जो हैं। पेरियार जो आर्य आधिपत्य था उस समय, आर्य आधिपत्य का इन्होंने पुरजोर विरोध किया था। आर्यों के द्वारा जो द्रविड़ों पर आधिपत्य स्थापित किया गया था, जो वेदों के द्वारा निर्मित किया गया है, और वर्णाश्रम और धर्म का निर्माण किया गया तथा इसी वर्णाश्रम से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। और ब्राह्मण जो आर्य प्रजाति के थे उन्होंने स्वयं को समाज का नेतृत्व करता माना, जिसके कारण समाज में ऊंच नीच के भाव का विकास हुआ। तो ये इसका विरोध करते हैं। उसके बाद जो क्रांति और साम्यवाद की बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि जो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन शुरू होते हैं और छुआछूत का समाप्त करने के लिए ऐसे ही क्रांतिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता है, जहाँ राजा, पुजारी, जाति, धर्म एवं ईश्वर के विरुद्ध क्रांति की जाएगी। और आत्मसम्मान आंदोलन को साम्यवाद के साथ विलय करने की बात इन्होंने की है। आत्मसम्मान भी साम्यवादी विचारधारा इनके द्वारा जो आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था, जो वो आंदोलन था वह साम्यवाद से प्रभावित था, साम्यवाद की विचारधारा से प्रभावित था, जिसने सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। और देखिए, इन्होंने समाज सुधार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए, जो समाज सुधार कार्यक्रम थे उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। आत्मसम्मान आंदोलन कब चलाया इन्होंने? तो 1925 में। और उसके बाद देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रचार हेतु कूड़ी, अरासू व रिवोल्ट का प्रकाशन शुरू किया। इन्होंने प्रकाशन किया था कूड़ी, अरासू और रिवोल्ट। किसके लिए? तो आत्मसम्मान के आंदोलन के प्रचार हेतु। दलितों की नई पहचान स्थापित करने हेतु केवल द्रविड़ आंदोलन चलाया, बल्कि एक नए स्वाधीन देश द्रविड़स्तान की भी मांग इन्होंने उठाई थी। द्रविड़स्तान की मांग उठाई थी इन्होंने। देखिए, भाषा विवाद से भी ये जुड़े रहे। जो मद्रास प्रेसिडेंसी में जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में स्कूल स्तर पर हिंदी भाषा अनिवार्य की गई, तब पेरियार ने इस नीति का विरोध किया। उसके विरोध के दो कारण थे। पहला कि तमिल प्रदेश में हिंदी लागू करने का अर्थ था संस्कृत का पुनरुत्थान, हिंदी के बजाय मातृभाषा पर बल दिया जाना चाहिए था, ये बात करते थे पेरियार। पेरियार ने मातृभाषा को पराई आर्य भाषा के आक्रमण से बचाने का आह्वान किया। यूनेस्को ने पेरियार को नए युग का पैगंबर, दक्षिण पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधार आंदोलन का पिता माना। और 1970 में पेरियार को यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया। 1938 में तमिलनाडु तमिलों के लिए का नारा दिया इन्होंने। तमिलनाडु किसके लिए है? तो तमिलों के लिए। ये 1938 में
इनके द्वारा, पेरियार के द्वारा नारा दिया गया। फिर जस्टिस पार्टी और द्रविड़ कड़गम जो पार्टी थी, देखिए 1916 में गठित जस्टिस पार्टी का उद्देश्य था ब्राह्मण समुदाय का आर्थिक शक्ति व राजकीय विरोध और गैर ब्राह्मणों का सामाजिक उत्थान था। और 1937 में जस्टिस पार्टी का नेतृत्व जो है पेरियार द्वारा संभाला गया 1937 में। 1944 में पेरियार ने जस्टिस जो पार्टी थी उसका नाम बदलकर क्या रख दिया, तो द्रविड़ कड़गम रख दिया। 1937 में जस्टिस पार्टी का नेतृत्व किया और इसी पार्टी को 1944 में इन्होंने नाम बदल के द्रविड़ कड़गम कर दिया, जिसका प्रभाव पड़ा था विद्यार्थियों और शहरी लोगों पर। और 1949 में पेरियार और अन्नादुराई के मध्य मतभेद कारण द्रविड़ कड़गम का विभाजन हो जाता है। तो 1949 में जो द्रविड़ कड़गम पार्टी थी इसका विभाजन होता है। 1944 में जस्टिस पार्टी का नाम बदल के द्रविड़ कड़गम रख दिया गया और 1937 में जस्टिस पार्टी का नेतृत्व पेरियार द्वारा किया गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए वैक्कम सत्याग्रह किसके द्वारा, तो पेरियार के द्वारा। पेरियार ने किस सामाजिक व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया, तो देखिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था, मूर्ति पूजा और हिंदू पौराणिक कथाओं, इन तीनों ही व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया था। देखिए नायकर ने अपने समाज सुधारक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1925 में कौन सा अभियान चलाया, तो 1925 में इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। नायकर मद्रास में किस भाषा की अनिवार्यता का विरोध करते थे, किया था इन्होंने, तो इन्होंने हिंदी भाषा का विरोध किया, जो अनिवार्यता के रूप में राजगोपालाचार्य द्वारा की गई थी। तो इसका विरोध करते हैं नायकर कि मद्रास में हिंदी भाषा की अनिवार्यता न की जाए। उसके बाद देखिए अगले जो हमारे थिंकर आते हैं इकबाल। तो इकबाल के क्वेश्चन करने से पहले इकबाल के बारे में भी थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए जो इकबाल हैं वो मुस्लिम नवोत्थान के विचारक हैं, कवि हैं, बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक विचारक हैं। इन्होंने मुस्लिम समाज में सुधार के लिए चिंतन किया तथा जागरूकता लाने का प्रयास किया था मोहम्मद इकबाल ने। देखिए इकबाल ने 9 नवंबर 1877 को पंजाब की सियालकोट में इनका जन्म हुआ था। इकबाल का जन्म कब हुआ, तो 9 नवंबर 1877 में। कहाँ हुआ, तो पंजाब के सियालकोट में। और ये लाहौर तथा दर्शन का अध्ययन कैम्ब्रिज में किया। इन्होंने एमए लाहौर से किया, एमए की पढ़ाई इन्होंने लाहौर से की और दर्शन का अध्ययन इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से किया। 1922 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें सर का खिताब दिया। तो इन्हें सर का खिताब दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। कब दिया गया था, तो 1922 में दिया गया था। तथा 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष चुने गए। इकबाल जो है वह 1930 में मुस्लिम लीग के क्या अध्यक्ष चुने गए। इन्हें अल्लामा इकबाल के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। देखिए इनकी रचनाएं हैं द सीक्रेट ऑफ द सेल्फ 1915 की है। सेकेंड बुक है इनकी द कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल जो कि 1924 की है। थर्ड पुस्तक है द रिकंस्ट्रक्शन और रिलीजियस थॉट इन इस्लाम जो कि 1930 की है। द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया 1908 की है। जावेदनामा 1932 की है और स्टे रिफ्लेक्शंस जो कि 1961 की है। तो द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ 1915, द कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल 1924, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम 1930, द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया 1908, जावेदनामा 1932, स्टे रिफ्लेक्शन 1961 की पुस्तक है। हिंदू मुस्लिम एकता का ये समर्थन करते हैं, पाश्चात्यकरण का ये विरोध करते हैं, खुदी के सिद्धांत की बात करते हैं। तो इकबाल का खुदी का जो सिद्धांत है वह केवल आत्मा ही नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पर्याय है। इनके अनुसार आत्मा और शरीर के गुण समान है। मनुष्य के नैतिक और धार्मिक आदर्श जीवन को स्वीकार करना न कि उसे ठुकराना, इस आदर्श की प्राप्ति व्यक्तित्व के विकास से ही संभव होता है। खुदी व्यक्तित्व के विकास का चरम बिंदु है। खुदी जो है, खुदी का सिद्धांत जो है वो क्या है, तो वो व्यक्तित्व के विकास का चरम बिंदु है। व्यक्ति को अपने भीतर नई इच्छाएं पैदा करनी चाहिए और उन्हें प्राप्त करने जीवन के नए लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। खुदी के इन सिद्धांत के इन्होंने 3 नियम बतलाए हैं। पहला है कि साधक जो है वह धर्म की आज्ञा का पालन करे, क्योंकि धर्म की आज्ञा का पालन करके ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करके ईश्वरीय गुरु को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद जो व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण रखे जो कि खुदी का सबसे बड़ा प्रमाण है, तथा आत्मनियंत्रण के बिना व्यक्तित्व कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। दूसरा जो नियम है कि व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण रखे। ठीक, पहला क्या था कि साधक जो है वह धर्म की आज्ञा का पालन करे। दूसरा है व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण रखे
और तीसरा है कि पृथ्वी पर व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधित्व बनकर रहे। ये तीनों खूबी के सिद्धांत से संबंधित नियम इकबाल के द्वारा दिए गए। मोहम्मद इकबाल ने पूंजीवाद का विरोध किया। इस्लामी राष्ट्रवाद की बात की है तो इन्होंने मुस्लिम राष्ट्रीयता और सर्व इस्लामाबाद का बल दिया। वर्ष 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग की बैठक को संबोधित करते हुए पहली बार पाकिस्तान के विचार का सैद्धांतिक आधार रखा गया था इनके द्वारा। इनके अनुसार पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान आदि जैसे राज्यों को मिलाकर एक पृथक पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रवाद से विचलन दिखाते हुए इकबाल मुस्लिम राष्ट्रवाद की ओर बढ़ गए। इन्होंने ऐसी राष्ट्रीयता की कल्पना की जिसका आधार देश नहीं धर्म है। मुस्लिमों को संघर्ष का आधार धर्म की बताते हैं और अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। मोहम्मद इकबाल ने सर्व इस्लामवाद पर बल दिया। इसका अभिप्राय है कि संपूर्ण विश्व की मुसलमानों में एकता हो और विभाजन का विचार दिया गया था इनके द्वारा। मोहम्मद इकबाल ने भारत के विभाजन की भी बात की तथा अलग राज्य की मांग का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि भारतीय मुस्लिमों को एक अलग मातृभूमि की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे मोहम्मद इकबाल। चलिए अब इनसे जुड़े प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इकबाल ने अपने आरंभिक चिंतन में रांची के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाया? तो जो उन्होंने आरंभिक चिंतन में रांची के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। तराना-ए-हिंद किसके द्वारा रचित है? तो जो तराना-ए-हिंद पुस्तक है ये मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित है। रांतिक शक्ति की धर्मतंत्री संकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो रांतिक शक्ति की धर्मतंत्री संकल्पना जो है वह मोहम्मद इकबाल के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न हमारा है कि पूंजीवाद पर प्रहार करते हुए इकबाल ने विचार दिया कि, तो पूंजीवाद पर प्रहार करते हुए जो इकबाल की विचार था वह था कि मनुष्य के पास कोई भी संपत्ति अल्लाह के अमानत है। ये पूंजीवाद पर प्रहार करते हुए इकबाल ने विचार दिया था। अब अगले जो हमारे थिंकर हैं जिसके क्वेश्चन हम करेंगे तो वह है एम.एन. रॉय। तो सरसरी निगाह में इनके विषय में भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए एम.एन. रॉय, इनका नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। इनका जन्म होता है 6 फरवरी 1886 को बंगाल के 24 परगना जिले में। एम.एन. रॉय ने अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में क्रांतिकारी गतिविधियों की बात की और इन्हें हावड़ा षड्यंत्र केस में एवं कानपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार भी किया गया था। आरंभिक रूप में युगांतर एवं अनुशीलन समिति जैसे संगठनों से ये जुड़े रहे। किन संगठनों से? तो युगांतर एवं अनुशीलन समिति के संगठन थे। एम.एन. रॉय के वैचारिक जीवन के 3 चरणों में बांटा गया है। एम.एन. रॉय का जो वैचारिक चरण है उसे 3 चरणों में बांटा गया है। जीवन का जो इनका प्रथम चरण था वे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। जीवन के द्वितीय चरण में वे कट्टर मार्क्सवादी बन गए और जीवन के जब तीसरी चरण था तीसरा इनका, वे मार्क्सवाद का त्याग करके नव मानववादी होकर उभरे। ठीक, एम.एन. रॉय के जीवन की जो विचारधारा को समझने के लिए हम इनके जीवन को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। जब विचारधारा का जो पहला चरण था इनका, उस समय वे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे। दूसरे चरण में वे कट्टर मार्क्सवादी बन गए और तीसरे चरण में इन्होंने मार्क्सवाद का त्याग कर क्या अपना लिया? तो नव मानववादी को अपना लिया। एम.एन. रॉय एक विशुद्ध भौतिकवादी विचारक थे। एम.एन. रॉय कैसे विचारक थे? तो एम.एन. रॉय जो थे वह भौतिकवादी विचारक थे। इन्होंने भारत की आध्यात्मिक श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकार दिया और पोंगापंथ और पिछड़ापन करार दिया। आध्यात्मिक श्रेष्ठता का क्या नाम दिया? तो पोंगापंथ और पिछड़ापन। और जो एम.एन. रॉय हैं ये गांधी और नेहरू के आलोचक थे। देखिए मार्क्सवादी जब बने एम.एन. रॉय, तो एम.एन. रॉय ने रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन चाइना दिसंबर 1973 में लिखी तथा इन्होंने द फिलोसफिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्न साइंस जो 1932 नामक पांडुलिपि भी लिखी है। एम.एन. रॉय के अनुसार भारतीय बुजुर्गों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ साठगांठ स्थापित कर ली है, इसलिए भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध केवल सर्वहारा की क्रांति ही विकल्प है। ये बात करते हैं एम.एन. रॉय। इनकी पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 1920 में, जिसमें इन्होंने कहा कि भारत में सर्वहारा किसानों को सम्मिलित करके क्रांति की जाएगी। एम.एन. रॉय ने भारतीय इतिहास का वर्गीय विश्लेषण करते हुए कहा कि भारत में सामंतवादी अर्थव्यवस्था का धीरे धीरे क्या हो रहा है? तो विनाश हो रहा है। और एम.एन. रॉय की अगली जो पुस्तक है इंडियन इन ट्रांजिशन जो 1922 की इनकी पुस्तक है, उसमें इन्होंने भारतीय समाज एवं इतिहास का वर्गीय विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसमें इन्होंने कहा कि भारत में पूंजीवाद का विकास हो रहा है। एम.एन. रॉय के अनुसार 1857 का जो विद्रोह था सामंतवादी ताकतों द्वारा पुनः अपनी सत्ता हथियाने का प्रयास था। उसके बाद देखिए इनकी जो रचनाएं हैं इंडिया इन ट्रांजिशन जो कि 1922 की है, न्यू ह्यूमनिज्म
ए मैनिफेस्टो 1953 की है। द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम 1945 की है। साइंटिफिक पॉलिटिक्स 1940 की है। 1 ईयर एंड नॉन कॉर्पोरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया, ये 1923 की है। रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन चाइना जो कि 1946 की है। और मेटेरियलिज्म एंड आउटलाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक थॉट 1940 की है। न्यू ह्यूमनिज्म एंड मैनिफेस्टो 1947 की है। तो इनकी पहली पुस्तक कौन सी है? पहली पुस्तक इनकी इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 की है। उसके बाद इन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी 1 ईयर ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन ऑफ फ्रॉम अहमदाबाद टू गया 1923 में। ठीक, इनकी पुस्तकें। उसके बाद देखिए एम एन रॉय के विचारों में परिवर्तन हुआ। तो पहले ये क्रांतिकारी थे, बाद में वे क्या हुए? मार्क्सवादी हुए। उसके बाद मार्क्सवाद को भी त्याग कर क्या बन गई है? तो ये बन गए नव मानववादी। रॉय ने 1915-16 में सशक्त क्रांति के द्वारा भारत के ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने हेतु योजना तैयार की गई। 1918 के बाद इन्होंने समाजवाद का अध्ययन किया तथा अपना नाम मानवेंद्र नाथ राय, पहले जो था इनका नाम था भट्टाचार्य, मानवेंद्र नाथ भट्टाचार्य, उसे बदलकर मानवेंद्र नाथ रॉय ले रख लिया। और 1920 में इन्होंने अपने आप को समाजवादी घोषित किया। 1929 में समाजवादी सिद्धांतों के विरोध के कारण उन्हें वर्ष 1929 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से निष्कासित कर दिया गया। वर्ष 1930 में कानपुर संघर्ष के तहत इन्हें 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। और उसके बाद देखिए जहाँ जेल में इन्हें जब 6 साल की इन्हें सज़ा हुई तो उन्हें कई महत्वपूर्ण दार्शनिक रचनाएं लिखी जेल में, तथा जेल से निकलने के बाद इन्होंने समाजवाद को पूर्णतः त्याग दिया और क्रांतिकारी मानववादी यानी रेडिकल ह्यूमनिज्म को अपना लिया। कांग्रेस के प्रति इनका दृष्टिकोण जो था, वे कांग्रेस को एक बुजुर्ग संगठन मानते थे। उन्होंने भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष के कांग्रेस का सहयोग करने से इनकार कर दिया। और उसके बाद देखिए जो एम एन रॉय थे एंड लेनिन के मत क्रांति की राजनीति में मतभेद होता है। एम एन रॉय और लेनिन के मध्य क्रांति की राजनीति में। तो एम एन रॉय ने वर्ष 1925 में भारत में साम्यवादी दल की स्थापना तथा मेक्सिको में साम्यवादी दल की स्थापना की। 1925 में भारत में साम्यवादी दल और मेक्सिको में साम्यवादी दल की स्थापना की। उसके बाद भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष से लेकर व्लादिमीर लेनिन थे, वे एम एन रॉय के मध्य मतभेद हो जाता है। इसे लेकर तो भारत में साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष को लेकर इनके विरुद्ध क्या हो जाता है? तो मतभेद हो जाता है। उसके बाद देखिए जो लेनिन है, क्राफ्ट थीसिस ऑफ द नेशनल एंड द कॉलोनियल क्वेश्चन, इनके द्वारा लिखा गया है। एम एन रॉय का नव मानववाद का विचार जो है वह आमूल मानववाद और वैज्ञानिक एकात्मक मानववाद से प्रभावित है। नव मानववाद के अंतर्गत एम एन रॉय ने निम्नलिखित विचारधाराओं का खंडन किया। नव मानववाद के तहत इन्होंने खंडन किया गांधीवाद के आध्यात्मिक धार्मिक आधार पर, संसदीय लोकतांत्रिक मानवता का खंडन करते हैं, फांसीवाद एवं नाजीवाद का विरोध करते हैं, भारतीय दार्शनिक जो परंपरा है उसकी आलोचना करते हैं और साम्यवादी विचारधारा की भी ये आलोचना करते हैं। ये साम्यवाद का खंडन करते हैं एम एन रॉय जो हैं। और इनकी नव मानववाद का जो आशय है, तो नव मानववाद जो है एम एन रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। 1940 में इन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करते हैं। एम एन रॉय ने रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन 1952 नामक रचना लिखी। नव मानववाद का विचार यूरोपीय पुनर्जागरण से प्रभावित है और जीवन के तृतीय चरण में एम एन रॉय जो हैं वह नव मानववादी बनकर उभरे। नव मानववादी दर्शन के 2 आधार हैं, पहला स्वतंत्रता और दूसरा नैतिकता। एम एन रॉय ने नव मानववाद में व्यक्ति को क्या माना? तो केंद्र माना है। व्यक्ति को स्वतंत्र या नैतिक स्वतंत्र हो, नैतिकता महत्वपूर्ण मानी है व्यक्ति के लिए। एम एन रॉय के अनुसार उदारवाद में दल ने स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया तथा मार्क्सवाद में स्वतंत्रता का दमन। नव मानववाद में सभी सामाजिक संस्थाओं का केंद्र बिंदु क्या है? तो मानव है। एम एन रॉय के अनुसार मनुष्य सभी वस्तुओं का मानदंड है। उसके बाद देखिए नव मानववाद के अंतर्गत समाज और व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई विरोधाभास नहीं है यदि समाज के निर्माण में व्यक्ति का प्रयोग किया जाए तो। उन्होंने नव मानववाद में समाज के आर्थिक पुनर्गठन तथा शिक्षा पर बल प्रदान किया और वैज्ञानिक ज्ञान पर भी इन्होंने अत्यधिक बल दिया है। ये मानव को क्या मानते हैं? नैतिक मानते हैं। क्रांति शिक्षा एवं सहमति के द्वारा होनी चाहिए। बहुलवादी समाज का समर्थन करते हैं और विकेंद्रित राजनीतिक प्रणाली एवं दलविहीन लोकतंत्र का ये समर्थन करते हैं। विकेंद्रित राजनीतिक प्रणाली एवं दलविहीन लोकतंत्र का भी ये समर्थन करते हैं। तब चलिए इनसे जुड़े प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए रॉय ने मानववाद का मूल तत्व क्या है? एम एन रॉय का चिंतन का आधार क्या है? तो एम एन रॉय के चिंतन का आधार है वैज्ञानिक। एम एन रॉय के चिंतन का आधार क्या है? वैज्ञानिक।
अगला प्रश्न है कि रॉय के मानववाद के मूल तत्व क्या हैं? तो रॉय के मानववाद के मूल तत्व हैं स्वतंत्रता, बुद्धि और नैतिकता, अर्थात ये तीनों। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ये सभी। रॉय वर्तमान संकीर्णताओं का मूल कारण किसे मानते हैं? तो जो रॉय हैं वह वर्तमान संकीर्णताओं का मूल कारण राष्ट्रवाद को मानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रॉय आज के लोकतंत्र का सर्वप्रमुख दोषी किसे मानते हैं? रॉय जो है वह आज के लोकतंत्र के सर्वप्रमुख दोषी मानते हैं वे राजनीतिक दल, यानी राजनीतिक दल का इन्होंने विरोध किया था, तो इसका यह दोषी मानते हैं ये आज के लोकतंत्र में। अगला प्रश्न है हिंदुत्व की धारणा किसके चिंतन का प्रमुख विषय थी? तो हिंदुत्व की जो धारणा थी वह विषय थे सावरकर की। अब आते हैं सावरकर, इससे जुड़े प्रश्नों को हम लोग करेंगे, तो सरसरी निगाह में हम लोग सावरकर के विषय में भी देख लेते हैं। देखिए जो सावरकर हैं, विनायक दामोदर सावरकर, इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है 28 मई 1883 को। सावरकर उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं और कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों में ये सम्मिलित थे, जिसके कारण सावरकर को 50 वर्ष की कारावास का दंड दिया गया। 50 वर्ष का कारावास दिया गया। इनके द्वारा लिखी गई पंपलेट हिंदुत्वा हु इज ए हिंदू 1923 की है। हिंदुत्वा हु इज ए हिंदू 1923 की है। द हिस्ट्री ऑफ द वार एंड इंडिया इंडिपेंडेंस 1909 में कहा है। और 1857 केवल सिपाही विद्रोह ही नहीं था, बल्कि क्या था? तो भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रथम संघर्ष था, ये कहते हैं स्वतंत्रता 1857 की क्रांति के दौरान। और फर्ग्यूसन कॉलेज में अध्ययन के दौरान इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की, जो मूलतः क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी संगठन था। हिंसक माध्यमों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के ये समर्थक थे तथा मैगजीनी के विचारों से प्रभावित थे। सावरकर मैगजीनी के विचारों से प्रभावित थे। सावरकर जी जो लोकप्रिय रूप में वीर सावरकर के रूप में जानते थे, इन्हें वीर सावरकर कहा जाता था और तिलक को अपना ये गुरु मानते थे। सावरकर जो है वह तिलक को अपना गुरु मानते थे। सावरकर ने लंदन में 5 इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। लंदन में 5 इंडियन सोसाइटी की स्थापना सावरकर द्वारा की गई। सावरकर को 13 अप्रैल 1910 को गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर नासिक के कलेक्टर कर्जनवाली की हत्या का आरोप था और 1924 में वह जेल से छूटे। हिंदू राष्ट्र की विचारधारा, इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा दी है। सावरकर ने रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की। इसके बाद इसका विलय हिंदू महासभा में कर दिया और वर्ष 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं तथा इसे नया वैचारिक आधार प्रदान किया गया। सावरकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS को डरपोक संगठन कहा। सावरकर एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना के समर्थक थे, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो था वह हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया गया था उसके द्वारा। हिंदू का आशय केवल धर्म या परंपरा नहीं बल्कि एक प्रजाति में राष्ट्रीयता है, ये मानते थे। हिंदू का आशय सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोग थे। हिंदू का आशय क्या था सावरकर के अकॉर्डिंग कि सिंधु नदी के उस पार रहने वाले जो थे वह हिंदू थे। सावरकर ने हिंदूवाद की बजाय हिंदुत्व शब्द का प्राथमिकता दी। हिंदू का आशय भूमि की मातृभूमि और पृथ्वीभूमि को ये दोनों को मानते थे। वीर सावरकर का कहना था कि इसलिए ब्रुट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवजी का भगनक जो बाघ का नख है न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स प्रथम का सिर कटवा देना न्यायोचित कार्य है, इसलिए विलियम टेलर का तीर जो है वह क्या है? दिव्य है, क्योंकि यह सब राष्ट्र के लिए किया गया था। हिंदुत्व की विशेषता है कि माता पिता जिस देश के नागरिक हो, साझी प्रजाति या रक्त संबंध होना चाहिए, केवल साझी भूमि होना पर्याप्त नहीं है। साझी संस्कृति जिससे समान विचार, प्रथाएं, त्यौहार, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विचार होने चाहिए। हिंदुत्व से मेरे विचार एवं विश्वास सम्मिलित नहीं हैं जो भारतीय भूभाग के बाहर पैदा हुए हैं। जो भारतीय भूभाग से बाहर पैदा हुए हैं वह हिंदुत्व में सम्मिलित नहीं है सावरकर के द्वारा। और उन्होंने राष्ट्र का अभिप्राय धार्मिक और सांस्कृतिक एकता ज़्यादा था, न कि केवल साझी भूमि होना। हिंदुत्व की आलोचना, इन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों की आलोचना की थी, जैसे जाति व्यवस्था की आलोचना। यदि कुत्ते बिल्ली के चलने से रास्ते गंदे नहीं होते तो मानव के चलने से अपवित्र कैसे होंगे, इसकी आलोचना की। जनेऊ एवं वेद सबके लिए है, ये बात करते हैं और हिंदू को राष्ट्रभाषा बनाने का ये समर्थन करते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन सावरकर द्वारा किया गया। इनकी देखिए रचनाएं हैं। हिंदू पद पातशाही जो है 1925 की है। माई ट्रांसपोरेशन फॉर लाइफ 1984 की है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की है और हिंदुत्व जो है वो 1923 की है।
हिंदू पद पातशाही 1925। उसके बाद पहले हिंदुत्वा है जो कि 1923 की है। उसके बाद हिंदू पद पातशाही 1925 की है। उसके बाद आती है आपकी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन 1857 में प्रकाशित होती, ये 1909 की है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो कि 1909 में प्रकाशित होती है। उसके बाद माई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ फॉर लाइफ जो है वो 1984 की है। इनकी ये पुस्तकें हैं। चलिए अब इनसे जुड़े प्रश्नों को हम लोग सोल्व करते हैं। तो हिंदुत्व की धारणा किसके चिंतन की प्रमुख विषय था? सावरकर के। अंबेडकर ने अछूतों को विशेष ध्यान में रखते हुए उन्हें यह शिक्षा दी कि वे साफ सुथरे रहें और शिक्षित हो। तो अंबेडकर जी के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। देखिए, जो अंबेडकर हैं इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में, जो कि मध्य प्रदेश के नगर महू के मध्यवर्गीय परिवार के महार में हुआ था। मध्य प्रदेश महार जाति में इनका जन्म होता है। ये बड़ौदा के महाराजा ने इन्हें छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा हेतु कहाँ भेजा? तो अमेरिका भेजा। 1926 में अंबेडकर बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। अंबेडकर ने अंग्रेजों द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और अनुसूचित जाति का ये प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया इन्होंने। स्वतंत्र भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अंबेडकर प्रथम विधि मंत्री नियुक्त किए गए। विधि मंत्री के रूप में अंबेडकर संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए और 5 फरवरी 1951 को संसद में अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश किया। हिंदू कोड बिल इन्होंने 5 फरवरी 1951 में संसद में पेश किया, जिसके असफल हो जाने पर 27 सितंबर 1951 को नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र इन्होंने दे दिया। हिंदू बिल के असफल हो जाने से 27 सितंबर 1951 को इन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल के से क्या करते थे? त्यागपत्र दे देते हैं। अंबेडकर ने वर्ष 1920 में मूक नायक साप्ताहिक एवं वर्ष 1927 में बहिष्कृत भारत जो कि पाक्षिक पत्र का प्रकाशन किया। और अंबेडकर एक धर्मनिरपेक्ष राज के समर्थक थे। इनकी रचनाएं हैं अंबेडकर जी की कास्ट इन इंडिया जो कि 1917 की है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो है यह इनकी आत्मकथा है जो 1935 की है। हु वेयर द शूद्राज 1946 की है। ऑरिजिन ऑफ अनटचेबल 1948 की है। रीडर इन हिंदुइज्म 1997 की है। द एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वह 1936 की इनकी पुस्तकें हैं। इनके जो सामाजिक विचार है, डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था के नियम को पूर्णतः अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक माना और वर्ण व्यवस्था की तुलना इन्होंने प्लेटो की सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना से कर दी। इन्होंने वर्ण व्यवस्था में दोष विद्यमान है और सामाजिक संरचना की प्लेटो की परिकल्पना से जो परिकल्पना है वह प्लेटो में विद्यमान है। जाति व्यवस्था का घोर विरोध करते हुए कहा कि हिंदू समाज की जो अनेक विकृतियाँ और अन्यायों के लिए जाति व्यवस्था उत्तरदायी है। इनके अनुसार जाति व्यवस्था में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शूद्रों की उत्पत्ति, अम्बेडकर जो इनकी पुस्तक है शूद्र कौन थे, हु वेयर द शूद्राज 1949 में की है, जिसमें शूद्रों की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने अपने विचार दिए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने शूद्रों का कोई पृथक वर्ण नहीं अपितु क्षत्रिय वर्ण का ही माना है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार शूद्र वह क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद कर दिया था। शूद्र कौन थे? तो क्षत्रिय थे जिनका ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद कर दिया था। महार वतन प्रणाली तथा खोड़ व्यवस्था की इन्होंने बात की। तो महार वतन प्रणाली जो है वह महाराष्ट्र में प्रचलित थी और महार वतन प्रणाली के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय में नौकरी करने पर यदि वह अनुपस्थित है तो उसका परिवार किसी सदस्य को अनिवार्य रूप से उसके स्थान पर कार्य करना पड़ता था। खोट जमींदारी का अर्थ है किसानों से राजस्व वसूली का कार्य करते थे। खोटी जो है वो भूमि प्रबंध का एक तरीका था जो कि महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में विद्यमान था या प्रचलित था। अंबेडकर ने इन दोनों प्रणालियों का क्या किया था? विरोध किया था। महार वतन प्रणाली और खोट व्यवस्था का विरोध अंबेडकर द्वारा किया गया। दलित वर्गों के उत्थान के उपाय इन्होंने किए, जिसके अंतर्गत हिंदू समाज के परंपरागत विधान में क्रांतिकारी परिवर्तन करके हिंदू समाज की समता और भ्रातृत्व के आदर्शों आधार संगठित किया। जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन का सुझाव दिया। दलित वर्गों को संगठित जागरूक एवं शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। दलित वर्गों की दशा में सुधार की बात की। अंबेडकर ने गाँव की उदासीनता का अड्डा कहा तथा दलित वर्ग के सदस्यों को गाँव छोड़ने का सुझाव दिया और भावी भारत में शहरों को अत्यधिक महत्व दिया। इन्होंने दलित विद्यार्थियों को शिक्षा तथा सेवा में आरक्षण प्रदान करने का भी समर्थन करते हैं। अंबेडकर जी दलितों को धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने का सुझाव देते हैं। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कब अपनाया? 1956 में अपनाया।
दलित वर्गों के उत्थान के लिए अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो कि अगस्त 1939 तथा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 जैसे संगठनों की स्थापना की। लेबर पार्टी और कास्ट फेडरेशन पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो है 1942 जैसे क्या के संगठनों की स्थापना की। और 1942 में ट्रांसपेरेंस फॉर इंडिया के अध्यक्ष बने। डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचार क्या थे? तो ये राज्य का स्वरूप कैसा मानते थे? तो राज्य का उदारवादी स्वरूप को इन्होंने स्वीकार किया। संसदीय शासन पद्धति का ये समर्थन करते थे। धर्म के भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा आकर्षण संभावित तानाशाही के लिए मार्ग सुनिश्चित करती है, तो इसका यह विरोध करते थे। और अम्बेडकर ने ऐसे शासन प्रणाली का समर्थन किया जो शक्तियों के विभाजन पर आधारित हो तथा जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ एक जगह केंद्रित न हो। ये पंचायती व्यवस्था का विरोध करते हैं। अम्बेडकर के लोकतंत्र संबंधी जो विचार थे वे संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। उसके बाद राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का जो है वह पूर्व शर्त है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार स्वतंत्र शासन तथा लोकतंत्र तब वास्तविक होते हैं जब शासक वर्ग की सत्ता को सीमित किया जा सके। केवल संविधान या वयस्क मताधिकार से ही लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा, यह बात करते हैं अम्बेडकर जी। और लोकतंत्र की समस्याओं को बतलाया इन्होंने कि राजनीतिक लोकतंत्र से पहले सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना आवश्यक है। लोकतंत्र किसके लिए है? तो वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है समाज में शासन और शासित के मध्य सत्ता का संघर्ष होता है। सत्ताधारी अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के कारण वंचित वर्गों को प्रबुद्ध बनाने में सफल हो जाता है। जाति और वर्ग का लोकतंत्र, इन्होंने कहा कि विदेशियों के द्वारा किसी देश की स्वतंत्रता लोगों की स्वतंत्रता में अंतर है जैसे नहीं समझा जा सका। कांग्रेस देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, लोगों की स्वतंत्रता के लिए नहीं। ठीक। और इन्होंने कहा कि इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कांग्रेस, क्योंकि यह देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, लोगों के लिए नहीं। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा है, इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि केवल संघर्ष हो रहा है। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था विद्यमान है, इसलिए लोगों की स्वतंत्रता का आशय ब्राह्मणवादी व्यवस्था का अंतर कहते हैं। अम्बेडकर के अनुसार भारत में जाति वर्ग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता। 1938 में INC दलितों को हरिजन नाम रखने का पेश किया गया और अम्बेडकर ने आलोचना की दलितों का नाम बदलने से कोई बदलाव नहीं आएगा। 1938 में दलितों को हरिजन कहा गया, 1938 में, जिसका विरोध किया गया था अम्बेडकर द्वारा। और इनकी पुस्तक है पीपुल एजुकेशन सोसाइटी 8 जुलाई 1945 की। 29 अप्रैल 1947 को अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया। देखिए, अधिकारों के प्रति इनका जो दृष्टिकोण था, मानव अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। नागरिकों को कुछ अधिकारों को अनुल्लंघनीय माना जाना चाहिए था तथा उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने की बात कही। आर्थिक विचार जो था वह भारी उद्योगों का यह समर्थन करते थे कि भारी उद्योग होने चाहिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। सहकारी कृषि का भी समर्थन इन्होंने किया। अपने आर्थिक विचारों को इन्होंने निम्नलिखित रचनाओं में व्यक्त किया। जो इनके आर्थिक विचार हैं उनकी निम्नलिखित रचनाओं में व्यक्त हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 15 मई 1915 की है। द एवोल्यूशन प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1925 की। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923 की है। पेपर द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रिमेडीज, जो 1918 की। ये इनके आर्थिक जो रचनाएँ हैं ये आर्थिक विचारों से प्रभावित रचनाएँ हैं। मार्क्सवाद की आलोचना भी करते हैं। अम्बेडकर ने वर्ग संघर्ष के विचार का विरोध किया। वर्ग संघर्ष द्वारा समाज में गरीबी शोषण को नहीं मिटाया जा सकता कहते हैं। भारत की साम्यवादी दलों की आलोचना भी की है और उच्च जाति के लोगों का संगठन है जो साम्यवाद है। बौद्ध धर्म की मार्क्सवाद से बेहतर माना है अम्बेडकर ने। अम्बेडकर द्वारा गांधी जी की आलोचना की गई। किस लिए की गई? देखिए, गांधी जी के द्वारा चलाया गया छूतो उद्धार का कार्यक्रम भ्रामक है। कहते हैं कि वह भ्रामक है। परंपरागत हिंदुत्व को सभी बुराइयां गांधी जी में विद्यमान है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं। गांधी जी हिंदुत्व की कुरीतियों दार्शनिक नौकरी प्रतिपादक करते हैं। गांधीवाद में विरोधाभास है, क्योंकि गांधी जी देश की राजनीतिक व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं, परंतु वे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक थे। डॉक्टर जो अम्बेडकर थे, इन्होंने गांधी जी द्वारा वर्णित रामराज की संकल्पना लोकतंत्र के प्रयोग में संभव नहीं है बात की। ट्रस्टीशिप सिद्धांत का पूर्णतः यह स्वीकृत कर देते हैं और इस सिद्धांत को वह हास्यास्पद मत बताते हैं। फिर देखिए, इन्होंने गांधीवाद के विचार में व्यक्ति को पशु की भांति माना है, क्योंकि गांधी जी जिस सादगीपूर्ण जीवन का समर्थन करते हैं, अम्बेडकर ने इसका क्या किया है तो कड़ा विरोध किया है। और देखिए, जो अम्बेडकर हैं इनके द्वारा जो दल तथा संस्थाएं स्थापित की गई थी उसमें अखिल भारतीय अनुसूचित जातीय संघ वर्ष 1942 में स्थापित होती है। बहिष्कृत हितकानी सभा जो थी इसकी स्थापना 20 मार्च 1924 को की गई।
और बम्बई में 22वीं चित्रकारी सभा 1924 में बम्बई में। लेबर पार्टी जो थी, लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो कि अगस्त 1936 में, और इसके अम्बेडकर ने समर्थन किया, जो 1957 में रिपब्लिकन दल का नाम इसका दे दिया इन्होंने। जाति की समाप्ति की ये बात करते हैं। इससे संबंधित जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इन्होंने समाप्ति के 3 चरण का उल्लेख किया है। चलिए अब इनसे जुड़े जो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो अम्बेडकर ने संसदीय प्रणाली को कौन सा गुण नहीं बताया है? तो गुण नहीं बताया कि इसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं होता। अगला प्रश्न है, अम्बेडकर ने किस प्रकार के शासन में आस्था व्यक्त की है? अम्बेडकर ने किस प्रकार के शासन में आस्था व्यक्त की? तो संवैधानिक शासन में। नेहरू जी को राष्ट्रवाद का मूल मंत्र क्या है? नेहरू जी के राष्ट्रवाद का मूल मंत्र क्या है? तो इनके राष्ट्रवाद का मूल मंत्र है सांस्कृतिक बहुलवाद। नेहरू जी अंतिम लक्ष्य किसे मानते थे? तो ये अंतिम लक्ष्य मानते थे एक विश्व को। नेहरू जी ने लोकतंत्र के साथ किसके अटूट संबंध को महत्ता दी? तो इन्होंने महत्ता दी थी स्वतंत्रता और समानता को। लोकतंत्र के साथ स्वतंत्रता और समानता को ये अटूट संबंध की महत्ता देते हैं। विश्व इतिहास की झलक किसकी कृति है? विश्व इतिहास की झलक ये पुस्तक है नेहरू जी की। अगला है, किसका कथन है कि इतिहास चक्र की गति से आगे बढ़ता है? तो यह कथन है अरविंदो घोष का। इतिहास चक्र जो है वह गति से आगे बढ़ता है, यह बात करते हैं अरविंदो घोष की, ये बात करते हैं। इतिहास चक्र गति से आगे बढ़ता है, ये किसका कथन है? तो अरविंदो का। अगला प्रश्न है, समाजवादी नीति के विविध पक्ष किसकी पुस्तक है? समाजवादी नीति के विविध पक्ष यह किसकी पुस्तक है? तो समाजवादी नीति की विविध जो पक्ष पुस्तक यह है राम मनोहर लोहिया की। तो राम मनोहर लोहिया के विषय में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। राम मनोहर जो लोहिया थे, इनका जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद में अकबरपुर में हुआ। लोहिया जी जो थे वे एक अर्थशास्त्री, सफल समाजवादी और महान देशभक्त थे। 1914 में प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस में शामिल होते हैं और कांग्रेस के गया अधिवेशन था जब यह शामिल हुए, तो वह कांग्रेस का गया अधिवेशन था 1914 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट साप्ताहिक पत्र का संपादन इनके द्वारा किया गया। 1955 में भारतीय समाजवादी दल का निर्माण करते हैं। लोहिया ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का समर्थन किया है। 1963 में वे लोकसभा के सदस्य बनते हैं। लोहिया जी की पुस्तक है एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952 की। एक्विडिसेंटेंट थ्योरी, एक्विडिसेंट जो थ्योरी है वह 1953 की है। व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955 की है। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963 की है। फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड 1949 की है। एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी 1952, व्हील ऑफ हिस्ट्री 1955, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म 1963 और फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड 1949 की इनकी पुस्तक है। जो लोहिया जी हैं ये मार्क्सवाद का खंडन करते हैं और वर्ग संघर्ष और भौतिकवादी विचारों को ये अस्वीकार कर देते हैं। जाति एवं वर्ग रूप में इन्होंने मार्क्सवादी चिंतन में समाज के वर्गीय स्वरूप को स्वीकार किया, जबकि गांधी के अनुसार भारतीय समाज में जाति का अत्यधिक महत्व है। इनके अनुसार जाति और वर्ग के बीच एक अंतर संबंध भी विद्यमान है, क्योंकि जाति अब परिवर्तिता होकर वर्ग बनती है। जो जाति है वह परिवर्तित होकर क्या बनती है? तो वर्ग बनती है, तथा वर्ग जो है वह जातियों में परिवर्तित हो जाते हैं। राम मनोहर लोहिया जो है वह गांधीवाद और समाजवाद के सम्मिश्रण की बात करते हैं। गांधीवादी विचारों में वे संशोधन करते हैं। और उसके बाद देखिए जो उनका गांधी जी का जो सत्याग्रह का विचार था उन्होंने उसे परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह जनमानस को आंदोलित करने और विशेष लक्ष्यों को पूर्ण करने के प्रभावी माध्यम है। इन्होंने तानाशाही तथा असंवेदनशील सरकार के विरुद्ध हिंसा का भी समर्थन किया। इनका नारा था भोजन दो या जेल में रखो। उन्होंने घेराव किया। इनका नारा क्या था? भोजन दो या जेल में रखो। लोहिया ने गांधी के संरक्षिता के विचारों का विरोध किया। जो ट्रस्टीशिप का विचार दिया था गांधी जी ने, इसका भी विरोध करते हैं लोहिया। और भारी औद्योगिकरण का यह समर्थन करते हैं। चरखा के विचारों का भी यह समर्थन नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए लोकतांत्रिक समाजवादी जो लोहिया थे वह गांधी से प्रभावित थे और समन्वयवादी विचारधारा के समर्थक थे। लोहिया ने गांधीवादी तकनीकों में समाजवाद लाने पर बल दिया। देखिए वहाँ जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले कि इन्होंने गांधीवादी के विचारों में परिवर्तन किया।
कुछ संशोधन किया है। ये विरोध नहीं करते हैं गांधी का, बस उसमें संशोधन करते हैं। और ये चौखंबा शासन की बात करते हैं। लोहिया ने समाजवादी प्रजातंत्र पर बल दिया। स्वच्छ चेतना की भावना व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत नीचे से ऊपर होना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे। ये शक्ति का स्रोत नीचे से ऊपर मानते हैं। इनकी कृति है आस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, जिसमें इन्होंने आस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में चौखंबा शासन के विचार दिया है, जिसमें निम्न स्तर पर ग्राम व मंडल, उसके ऊपर राज्य या प्रांत तथा सबसे ऊपर केंद्रीय सरकार की इकाई होगी। यह एक संघात्मक व्यवस्था होगी। चौखंबा शासन के अंतर्गत ग्राम, मंडल, प्रांत व केंद्र, क्या क्या है? ग्राम है, मंडल है, प्रांत है और केंद्र है। ये 4 समान प्रतिभा व सम्मान वाले खंभे